के शर्मा जी, अडानी भारी पड़े या फिर जॉर्ज सोरोस और जो आपने सोनिया गांधी जी को लेकर कहा था। सवाल है कि कुल मिलाकर जो हंगामा रहा उसकी वजह से हमने संसद को ठीक से चलते हुए नहीं देखा। नौबत ऐसी आई कि सीढ़ियों पर चोट लगना, इसको धक्का मुक्की, उसने धक्का मुक्की की, वहां तक मामला पहुंचा और फिर आप आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। इस पूरे शीतकालीन सत्र में कौन भारी पड़ा? इसमें एक विषय और रह गया अंजना जी, जो संविधान के ऊपर लोकसभा में 2 दिन की बहस हुई और राज्यसभा में 2 दिन की बहस हुई। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए था क्योंकि ये आज की युवा पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए कि जो हम 75 साल संविधान के पूरे होने के मना रहे थे, जो अमृत महोत्सव, इसके दौरान इसमें जो 50-55 साल ये जो यात्रा रही है 75 वर्ष की, इसमें इस संविधान के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, इसको लेकर वहां सदन के अंदर विस्तार से चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि जिस ढंग से वहां तथ्य सामने आए और जिस ढंग से विषय सामने आए, ये युवा पीढ़ी के लिए भी और सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही जानकारी भरा था। और स्पष्ट भी हुआ कि किस ढंग से 55 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने जो है इस संविधान के साथ में तोड़ा मरोड़ा अपने गांधी परिवार के स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और किस ढंग से केवल इनके निर्माताओं का नहीं, हर स्तर पर इस संविधान को तोड़ मरोड़ कर इसका दुरुपयोग करने की कोशिश। एक सवाल जल्दी से, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए उनका आरोप है कि आप एक ही पार्टी की सरकार देश पर थोपना चाहते हैं। अब मैं छोटा सा जवाब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नया इशू नहीं है। हाँ। ये इशू यदि मैं इसकी बेसिक बता दूं, क्योंकि यहाँ बहुत युवा मेरे मित्र बैठे हैं, कि ये जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद जो 4 चुनाव हुए हैं, 1951, 1957, 1963 और 1967, ये चारों चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। इसके बाद कुछ कारण रहे कि इसके ये जो क्रम था ये परिवर्तित हो गया, लेकिन 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को एक प्रस्ताव भेजा, सिफारिश भेजकर कहा कि ऐसा साथ साथ ही कराना चाहिए। इसके बाद 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट देख लीजिए, 2015 में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट देख लीजिए, या अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट। तो आपका मेन आर्गुमेंट है कि ये पहले से सोचा हुआ, कुछ नया नहीं आप ला रहे हैं। हमने जो कांग्रेस के द्वारा जिस ढंग से इसको कांग्रेस कार्यकाल में ये क्रम टूटा था, उसको हम फिर से सही रास्ते पे लाना चाहते हैं और हम चुनाव फिर से एक साथ, यानी वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम हम फिर से प्रारंभ करना चाहते हैं, ताकि उसके जो कई लाभ हैं उसका भी अवसर देंगे। अडानी के मुद्दे पे, ठीक है, अडानी के मुद्दे पर बहस की मांग पर आपको अपने ही सहयोगियों का, ठीक है सर, आपको अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिला। अडानी भारी पड़ा, अडानी का मुद्दा या फिर सोरोस का मुद्दा? क्योंकि ये फिर सोरोस को लेकर आए, कहा आप साजिश रचते हैं, हर बार पार्लियामेंट सेशन के पहले सोरोस का कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं, और फिर वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? जेपीसी में पहली बैठक की शुरुआत हो गई है। देखिए, इस बार का संसद का सत्र जो था वो सबसे लंबा सत्र था, और दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पार्टी और संसद के सत्र को जिस तरह से नहीं चलने दिया, पूरी पार्टी अडानी के बचाव में खड़ी हो गई। हमने एक मुद्दा उठाया कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, अमेरिका में उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है, उसके खिलाफ जांच कीजिए। हम जांच नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। सीधा सीधा एक विषय था कि उनको कैसे बचाया जाए। उनको बचाने के चक्कर में एक दिन तो 50,000 की कोई नोट की गड्डी थी, उसी पे पूरा दिन निकल गया। जॉर्ज सोरोस पर हम कह रहे हैं भाई आपकी सरकार है, चलिए अब सेशन खत्म हो गया। अब जॉर्ज सोरोस का नाम आज अंजना जी ने लिया है, बीजेपी के किसी लीडर ने पिछले 4-5 दिन में नाम भी लिया हो तो बता दीजिए। अगर वो व्यक्ति गलत था, किसी के गलत संबंध थे, वो देश के खिलाफ काम कर रहा था, सेशन खत्म हुए आज कई दिन हो गए, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? केवल और केवल अडानी को बचाने के लिए आप आगे चल रहे हैं। अब मूल मुद्दा आता है, जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इंदिरा जी ने पत्र लिखा, नीति आयोग ने पत्र लिखा। अरे भाई, सब कुछ लिखा और सब कुछ बहुत अच्छा था, तो 11 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, अभी क्यों याद आया? फिर 11 साल पहले ले आते इसको। आपके तो 303 सांसद भी आए थे,
6 साल तक मोदी जी से पहले लगातार 6 साल सरकार वाजपेयी जी की भी रही, तो उस समय पर किसी ने क्यों नहीं मूव किया? कोई जवाब नहीं। इनके पास 4 तर्क देते हैं बार बार कि खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। कोई स्टडी किसी ने कराई? इलेक्शन कमीशन ने 2019 और 2024 के खर्चे के आंकड़े अभी तक नहीं दिए, और 2014 के दिए हैं। मैं चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जरूर बता के जाएं कितना खर्चा हुआ था। जीडीपी का मात्र 0.2%। इनको टोटल पता भी नहीं होगा शायद, और पता हो तो बताइए, आपके मुंह से भी जनता सुनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है आपको? बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ आप कितना खर्च घटेगा भाई, बताइए पहले। 2014 में फायदा कितना क्या है खर्च हुआ? गिनाइए, फायदा क्या है गिनाइए। नहीं, मैं आपको फायदे भी गिनाता नहीं, हूँ। आप केवल एक सवाल का जवाब और दीजिए वो भी कि उत्तर दे 2014 में, क्योंकि 19 और 24 के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने आपके इशारे पर नहीं दिए हैं जनता को। 2014 में कितना खर्चा हुआ था उसका उत्तर दे दीजिए। नहीं मालूम है उनको। मैं बताता हूं, आप आज तक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। केवल 38। आप अपनी बात पूरी कर ली, आप अपनी बात मैं पूरी फिर कर लीजिए, कहूंगा, फिर मैं आपको आंकड़े सहित आपके सारे कोई बात दूंगा, कोई बात नहीं। 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2014 में, और वो हमारे जीडीपी का 0.02%। 19 और 24 के अभी तक आंकड़े नहीं आए। कोई इलेक्शन कमीशन ने कमेटी नहीं बताई, कोई नीति आयोग ने कमेटी नहीं बनाई, कोई स्टडी नहीं हुई कि क्या खर्चा कम होगा ज्यादा होगा। केवल ईवीएम की मशीनें, अगर पूरे देश में एक ही बार में चुनाव होता है तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। एक प्राइवेट कंपनी की स्टडी के माध्यम से अगर देखें तो वो 11,000 करोड़ के करीब है। मैं फिर कहूंगा कि दूसरा तर्क कहते हैं कि साहब चुनावी मोड में रहते हैं, सब वेलफेयर स्कीम्स रुक जाती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जब चलता है या इलेक्शन होता है तो क्या सरकार रुक जाती है? केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अब मैं बोलूं, बाकी अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं। मैं अंजना जी नहीं, एक मिनट रुकिए ना जरा, एक पूरा मिनट कर रहे हैं, रुकिए वो पूरा करें। आप खर्च निकाल के एक मिनट रखिएगा, रुक खर्च बताना है अभी आपको कितना हाँ, खर्च होता है बिल्कुल चुनाव में। हाँ, दूसरा, इनका बार बार किया जाता है कि साहब एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा तो समय खराब नहीं होगा। अरे भाई, समय कैसे खराब नहीं होगा? अब हमारे 4-5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो कमेटी बनाई गई वो कंप्लीटली बायस थी। वो भाजपाइयों की कमेटी थी। भाजपा के तमाम लोग निकले हुए उस कमेटी में, या भाजपा के माइंडसेट के लोग हैं। क्यों नहीं विपक्ष को रखा? क्यों नहीं बाकी रीजनल पार्टीज को रखा उसके अंदर? क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही है कि हमें देश को उलझा कर रखना है। दूसरा, जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आए हैं वो सब नीति आयोग से आए हैं, और नीति आयोग पे कब्जा किसका है? नहीं, उस कमेटी में तो मनीष जेपीसी जो बनी है उसमें मनीष तिवारी जी भी, आप उसको की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, जो ओरिजिनल कमेटी जो कोविंद साहब की नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस कमेटी में सारे भाजपाई लोग, क्यों नहीं विपक्षी लोगों को रखा गया? एक को भी नहीं रखा गया। जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। अगले पॉइंट पर नहीं, हो गया बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। 2-3 प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, उसके बाद उत्तर दे देंगे। 2-3 प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, खर्चे का प्रश्न उठाया है। और अंजना जी, मैं ये आज तक का ही रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। आज तक के द्वारा ही जारी किया ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और ये किसका है? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, इलेक्शन कमीशन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट कमीशन का खर्चा नहीं है। नहीं अंजना जी, ये है कि किस कैंडिडेट लेकिन ये इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ते हैं उनका भी खर्च मिला, उनका भी खर्च मिलाकर है। खर्चे में तो पूरे ही आएंगे ना। अरे खर्चे में तो पूरे क्या जब इकट्ठा चुनाव होगा वो चुनाव में खर्चा नहीं होगा? फिर ये तरीका कैसे हो सकता है? नहीं, आप गलत बोला चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इस रिपोर्ट को मानती हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली सही रिपोर्ट है ये। और ये किसकी है रिपोर्ट, ये भी बता दूं। ये आकलन निजी इलेक्शन कमीशन का खर्चा नहीं है, मीडिया सीरीज ने किया। ये आज तक द्वारा जारी रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। वो कैंडिडेट ठीक है, 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़, और अभी 24 के चुनाव के आने हैं। लेकिन इसमें इन्होंने अभी पूछा कि क्या क्या आपके लाभ होंगे। मैं आपको लाभ भी बताना चाहता हूं। पैसे क्या तो चर्चा हो गई, लेकिन इससे क्या होता है? चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराने के लिए आज देश की सरकारी मशीनरी लगती है, सरकार के लोग लगते हैं। सबसे ज्यादा उसमें संख्या होती है टीचरों की, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज को पढ़ाते हैं। इसके बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी, क्लास 1 ऑफिसर्स जो जिले स्तर पर होते हैं, ये सब उस चुनाव के अंदर लगते हैं।
इससे सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसी उनका जो है, उनकी सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। अब इन सब का यदि आप साल भर 5 साल तक कंटिन्यू चुनाव होता रहे, हर साल 2-3 विधानसभा होता रहे, तो क्या होगा? ये सारे एंगेज हैं, तो शिक्षा का क्या होगा? बच्चे को कौन पढ़ाएगा? कहां जाएंगे बच्चे? वो सब क्या चुनाव कराएं, केवल वोटर लिस्ट बनाएं? तो अभी और यही काम होगा का चुनाव इकट्ठा क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? एक मिनट मुझे बात पूरी करनी। नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र का तो चुनाव इकट्ठा कराएंगे नहीं, आचार संहिता लगती है, हर समय आचार संहिता लगती है आप लोगों को। अब ये बीच में इसलिए बताइए ना, तथ्य नहीं है, जवाब दे रहा हूं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव कराने मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा या मेरा समर्थन कीजिएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आचार संहिता लगी, सारे विकास के काम रुक गए। विकास के काम जो है आचार संहिता के कारण नहीं हो सकते। 5 साल तक आप जो है हर जगह साल चुनाव होते रहे। भाई, आप तो आचार संहिता लागू होने के बाद किसान सम्मान निधि भी डाल देते हैं। इसके अलावा क्या अकाउंट में डालते हैं कि नहीं डालते? भ्रष्टाचार और काले धन जो उपयोग होते हैं उसमें भी कमी आएगी। इसमें कौन सी स्टडी कह रही है? ठीक है, अब आलोक जी का एक सवाल है, उसके बाद मैं आशुतोष जी तुरंत आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी, जो नंबर्स हमारे पास है, एक सेकंड आने वाली है। हाँ ठीक है, चुनाव का साल दर साल खर्च वाली भी ये रिपोर्ट है पूरी, जिसमें 1952 में अगर 10 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था, तो वही 2014 जब तक के आंकड़े हैं 3870 करोड़। ये इलेक्शन कमीशन का खर्च है ना? 10 करोड़ से आप 3870 करोड़। और ये जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको वहां महीनों जाकर रहना पड़ता है, ये एक अलग समस्या है। मतलब अगर नॉर्मल विवेक से हम बात करें तो सबको लगेगा कि एक साथ चुनाव करिए, खत्म कीजिए, हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है। ये आप ही लोग का मैं उत्तर देता हूं। ये बीजेपी के सामने आप लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो ये फायदा ले जाएंगे? इसकी मूल वजह क्या है जो आपकी चिंता है? देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खाने वाली पार्टी है, बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी है, रिसोर्सेज में धनाड़े है, इनके पीछे अडानी जैसे बड़े बड़े धनाड़े लोग खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको आसानी रहेगी। लेकिन हमारा मूल प्रश्न वो नहीं, हमारा मूल प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात होगा। आप मुझे केवल ये बताइए, आज यहां पर मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया, और उसके बाद मोदी जी की सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो क्या आप सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार 40 एमएलए वाली, अगर वहां पर सरकार गिर गई तो क्या सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इनके पास। अंजना जी ने सही आंकड़ा दिया कि 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 19 और 24 के आंकड़े क्यों नहीं आए आज तक देश के सामने? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आंकड़े देश के सामने आए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना वो है कि खर्चा कम होगा, तो पिछले 11 साल से कोई स्टडी कराई आपने? नहीं कराई। ठीक है, चलिए आशुतोष जी बात बताइए, लेकिन उससे पहले नहीं, अब सेकंड राउंड में एक बार यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सब झूठ बोला गया है। एक सेकंड सर, ऐसे रुकिए, प्रश्न आपसे करती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, एक बार जिप से दिखा दीजिए। मुझे लगता है ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मानते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बैठा है यहाँ पर जो मानता है कि एक साथ नहीं होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इतने बच्चे में। आशुतोष जी ये क्या कह रहा है? मतलब अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस ले तो सब ये मानेंगे कि एक साथ चुनाव हो, खत्म हो, हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। लेकिन क्या ये बीजेपी की सरकार इस वक्त है इसलिए इतना विपक्ष विरोध हो रहा है? नहीं, आदर्श स्थिति है अगर चुनाव एक साथ हो, आदर्श स्थिति है। लेकिन जो मौजूदा संविधान है उसके तहत यह संभव नहीं है। आपको इस संविधान को पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा और नया संविधान आपको लाना पड़ेगा। मौजूदा संविधान में अगर आप करेंगे तो फिर जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं वैसे ही चुनाव होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई असेंबली बीच में डिसॉल्व हो गई तो फिर उस असेंबली के लिए फिर चुनाव करना पड़ेगा। वो असेंबली मान लीजिए फिर डिसॉल्व हो गई अगले 6 महीने के, तो फिर आपको चुनाव कराना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आपको बाद में कराने पड़ेंगे। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक खर्चे की बात है मैं आपको बता देता हूं कितना खर्चा आता पर व्यक्ति के ऊपर। 2014 में 46 रुपए पर हेड जब लोकसभा के चुनाव हुए। चलिए मान लीजिए असेंबली के चुनाव अगर आप अलग अलग, असेंबली का चुनाव अलग अलग राज्यों के अंदर होता है तो उसको भी अगर आप जोड़ लीजिए तो हर राज्य के अंदर 46 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा। तो इसका मतलब यह कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ भी हो जाएं तो प्रति व्यक्ति 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं पड़ने वाला। तो जो ये तर्क दिया जाता है कि खर्चा बचाने के लिए किया जा रहा है, दरअसल ये फालतू का तर्क है। इसका इस तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल जो इस बात को लेकर ये है वो ये कि चुनाव की साख कैसी है, इलेक्शन कमीशन की साख कैसी है।
इलेक्टोरल प्रोसेस की साख कैसी है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, तो उसको बदल के आप सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों रखना चाहते हैं। और अगर आज चुनाव की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर 93(2)A जो नियम पिछले दो दिन पहले बदला गया, कि अगर आप जैसे लोग अगर ये चाहते हैं कि चुनाव पोलिंग स्टेशन के अंदर या पोलिंग स्टेशन के बाहर, डिजिटल एज का जमाना है, आप सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं, आप बाकी कोई कहीं लाइव स्ट्रीम हो रही हो चाहते हैं, तो वो आप क्यों नहीं पा सकते। एक जनता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं हो। तो आपने कह दिया कि पेपर डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। डिजिटल एज में पूरी दुनिया डिजिटल एज में जा रही है, सब कुछ एआई के बारे में बातचीत हो रही, लेकिन हिंदुस्तान का चुनाव आयोग आपको खाली कागजी डॉक्यूमेंट देगा, डिजिटल स्पेस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा। क्यों? तो शक पैदा होगा। इसीलिए सीएसडीएस का डेटा यह कहता है कि 56% लोग आज की तारीख में मौजूदा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। इतने ही लोग ये भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की जो साख है वो 2019 की तुलना में गिरी है।